बच्चों, आज की क्लास में हम रिलेशन देखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए और डेल डॉट ए के बीच में। जो डेल्टा है, डेल्टा ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ये किस तरीके से लिख सकते हैं? इसे लिखा जाता है ई वन कैप अपॉन एच वन डेल बाय डेल यू वन प्लस ई टू अपॉन एच टू डेल बाय डेल यू टू प्लस ई थ्री अपॉन एच थ्री डेल बाय डेल यू थ्री। जहाँ पर u1 u2 u3 हैं, ये कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को दिखाते हैं और इनके रिस्पेक्ट इनका जो यूनिट वेक्टर है उसको e1 e2 e3 से दिखाया गया है। और इसमें जो ये वाला जो डेल्टा होता है, इट रिप्रेजेंट्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन के का जब पार्शियल डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करना है तब इस डेल्टा के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हेन वी आर डूइंग डेल के साथ फाई का जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या ऑप्टेन होगा? वी ऑप्टेन ई वन एच वन डेल फाई बाय डेल यू वन प्लस ई टू एच टू डेल फाई बाय डेल यू टू प्लस ई थ्री एच थ्री डेल फाई बाय डेल यू थ्री, जिसमें यू वन यू टू यू थ्री जैसे मैंने आपको बता दिया है ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं और ये एक दूसरे से क्या होते हैं? यू वन यू टू और यू थ्री हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं मीन्स जब यू वन में चेंज होता है इट विल नॉट अफेक्ट द चेंज इन यू टू और यू थ्री। जब यू टू में चेंज होगा वो यू वन और यू थ्री को अफेक्ट नहीं करेगा, ज़ीरो होगा। तो यू वन अगर यू टू के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। इसी तरीके से यू वन यू थ्री के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो वो ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब अर्थ ये होता है ये तीनों आपस में जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट हैं। तो इसमें हम डाइवर्जेंस लेते हैं यू वन डायरेक्शन के लिए। तो यू वन डायरेक्शन का डाइवर्जेंस है उसको सेम जो ये वाली इक्वेशन है इसमें यू वन फाइव की जगह यू वन हमें ले लेना है। तो यू वन जो एक्सिस है उसका डाइवर्जेंस को हम इस तरीके से लिखेंगे ई टू एच टू डेल यू वन अपॉन डेल यू टू प्लस ई थ्री एच थ्री डेल यू वन अपॉन डेल यू थ्री। तो इसमें देखो, जैसे इसमें पहले ही बता दिया मैंने, यू वन यू टू यू थ्री हैं वो आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट हैं। तो ये वाली जो सेकंड और थर्ड टर्म है ये क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी और ये हो जाएगा वन। ठीक है, कट जाएगा तो वन हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ यू वन हमें क्या मिलेगा? ई कैप वन अपॉन यू वन। इसी तरीके से बाकी की जो दो एक्सिस हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्सिस हैं उसका भी हमें डाइवर्जेंस फाइंड करना है। तो वो सेम इसी तरीके से मालूम करना है। तो वो हमें इस प्रकार से मिलेगा ई कैप थ्री अपॉन यू थ्री। तो इसको इन तीनों इक्वेशन को अगर आप रीराइट करोगे तो इसको ये हो जाएगा जो यूनिट वेक्टर है ई वन उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच वन डेल यू वन। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एच वन डेल यू वन लिख सकते हैं इसे। जो एच वन है इसमें लाइन एलिमेंट है यू वन डायरेक्शन के लिए। उसी तरीके से ई टू को एच टू डेल यू टू, ये एच टू है ये लाइन एलिमेंट है यू टू डायरेक्शन के लिए। और ई थ्री है ये एच थ्री है, ये एच थ्री है वो लाइन एलिमेंट है यू थ्री डायरेक्शन के लिए, है ना। अब हमें क्या करना है? अच्छा, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स होते हैं ई वन ई टू ई थ्री, ये क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ई वन है वो ई टू और ई थ्री को परपेंडिकुलर है, तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ई वन इज इक्वल टू ई टू क्रॉस ई थ्री। इस तरीके की इक्वेशन होगी। उसका मतलब ये होता है ई वन है वो ई टू और ई थ्री के को परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ पर होता है ई टू इज इक्वल टू ई थ्री क्रॉस ई वन, मतलब ई थ्री है वो ई वन और ई टू को परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ई टू यहाँ पर लिखोगे तो ई टू इज इक्वल टू ई थ्री क्रॉस ई वन, तो ई टू है वो ई थ्री और ई वन को परपेंडिकुलर है। और अगर यहाँ ई थ्री लिखोगे, अगर आप ई थ्री इस तरीके से लिखोगे तो ई थ्री इज इक्वल टू ई वन क्रॉस ई टू, यानी ई थ्री है वो ई वन और ई टू को परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या करना है इसमें इक्वेशंस में
सिमिलरली E2 के लिए भी लिख देते हैं, E2 इज परपेंडिकुलर टू E3 एंड E1। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमने वैल्यूज़ डाल देनी है E2 E3 की। तो E2 की आप वैल्यू डाल दोगे यहाँ से, E2 और E3 की, तो E1 हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू H2H3 डेल U2 क्रॉस डेल U3 हो जाएगा, और E2 हो जाएगा H3H1 डेल U3 क्रॉस डेल U1। इसी तरीके से E3 हो जाएगा H1H2 डेल U1 क्रॉस डेल U2। अब है ना, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, इसमें कुछ नहीं किया है। E2 और E3 की इसमें क्या कर दी है हमने, वैल्यू इसमें रख दी है। सिमिलरली E3 है वो E1 E2 को परपेंडिकुलर है, जिसको इस इक्वेशन से दिखा सकते हैं। तो उसमें भी E1 E2 की यहाँ से जो वैल्यूज़ है वो हमने यहाँ रख दी है। उसी प्रकार थर्ड इक्वेशन है E2 की, जो परपेंडिकुलर है E3 और E1 को, उसमें E3 और E1 की वैल्यू रख दी है। तो इसको हम इस तरीके से भी यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं, लाइन एलिमेंट के फॉर्म में। अब क्या करना है, इसमें सिस्टम वेक्टर जो कोऑर्डिनेट का वेक्टर है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए को हम E1 A1 प्लस E2 A2 प्लस E3 A3 इस तरीके से उसको हम एक्सपांड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में इसको डेल डॉट ए इज इक्वल टू डेल डॉट E1 A1 प्लस E2 A2 प्लस E3 A3 इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, जो डेल्टा है उसको डॉट प्रोडक्ट कर दो इन तीनों टर्म के साथ। तो पहली जो टर्म है उसको इस तरीके से लिख लेंगे, डेल डॉट E1 A1 प्लस डेल डॉट E2 A2 प्लस डेल डॉट E3 A3 इस तरीके से उसको हम लिख देंगे। अब इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करना है। इसमें E1 की वैल्यू है, E1 की वैल्यू ये है, ये लाइन एलिमेंट के फॉर्म में H2 H3 डेल U2 क्रॉस डेल U3 वो यहाँ हमें रखनी है। सिमिलरली E2 और E3 की वैल्यू रखनी है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म है, इसको हम 1 बाय 1 करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें यहाँ लिख देते हैं डेल डॉट ई, जो फर्स्ट टर्म थी E1 A1, तो E1 के जगह हम लिख सकते हैं A1 H2 H3 डेल U2 क्रॉस डेल U3। उसी प्रकार से अच्छा, इसमें देखो, इसमें दोनों टर्म है, फाई का टर्म भी है। इसको फाई, ये वाली जो टर्म है इसको फाई ले लेते हैं, और ये वेक्टर की टर्म है ना, तो इसको हम बी इस तरीके से ले सकते हैं। तो आसानी से एज्यूम कर लो, ये A1 H2 H3 है उसको फाई एज्यूम कर लो, और डेल U2 क्रॉस डेल U3 है उसको बी एज्यूम कर लो, ताकि इसको सॉल्व करने में आसान हो। तो ये एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन का अगर हम ग्रेडियंट लेते हैं तो उसका एक्सपांशन जो है वो इस तरीके से हमें लिखना है, डेल फाई डॉट बी प्लस फाई डेल डॉट बी इस तरीके से उसको हमने एक्सपांड कर दिया है, जिसमें हमने डाइवर्जेंस लिया है। एक स्केलर फंक्शन है, दूसरा वेक्टर फंक्शन है, तो उसको इस तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं। बस यही फॉर्मूला हमें यहाँ ऊपर इधर लगा देना है। तो ये जो पूरी टर्म है उसको कैसे लिख सकते हैं, वो लिख देंगे A1 H2 H3 डेल U2 क्रॉस डेल U3 इज इक्वल टू डेल A1 H2 H3 डेल U2 क्रॉस डेल U3 प्लस A1 H2 H3 डेल डॉट डेल U2 क्रॉस डेल U3। अब क्या करना है, बस अब इसकी जो तो ये हो गया डेल डॉट ई कैप 1, इसको कैप पढ़ेंगे, E1 A1 इज इक्वल टू, ये हो गया डेल A1 H2 H3 डॉट डेल U2 क्रॉस डेल U3
प्लस A1H2H3 डेल डॉट डेल U2 क्रॉस डेल U3। तो इस तरीके से ये इक्वेशन को हम ऐसे रीराइट कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, जो ये डेल U2 डेल U3 है इसमें सब्स्टिट्यूट करना है C और D को। C और D को इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो तो ये हो जाएगा डेल डॉट C क्रॉस D, C क्रॉस D है ना। इसको हमने यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, लेट एज्यूम जो C है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं डेल U2 और जो D है उसको डेल U3 हम एज्यूम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी, टर्म का एक्सपांसन आएगा D डॉट डेल क्रॉस C माइनस C डॉट डेल क्रॉस D। इस तरीके से वेक्टर आइडेंटिटी, तो इसमें दो वेक्टर आइडेंटिटी हमने यूज़ करी है। ये वाले ये जो आज की क्लास में से दो वेक्टर आइडेंटिटी, एक तो ये वाली है और दूसरी ये वाली है, ठीक है। तो इसको यहाँ इसमें ये वाला मेथड हम सॉल्व करेंगे इससे। तो ये डेल डॉट डेल U2, जहाँ पर C है वो डेल U2 हमने एज्यूम किया है और D है उसको U3 हमने एज्यूम किया है। तो ये हो जाएगा, इसका एक्सपांसन इस वेक्टर आइडेंटिटी की मदद से, वेक्टर आइडेंटिटी की मदद से हम इसका एक्सपांसन इस तरीके से ऐसे इसको लिख सकते हैं, माइनस डेल U2 डॉट डेल क्रॉस डेल U3 इज इक्वल टू 0। अब वेक्टर आइडेंटिटी में इसको इस तरीके से हमने लिख दिया है। वेक्टर आइडेंटिटी में डेल क्रॉस डेल फाई होता है, वो क्या होता है, 0 होता है। डेल क्रॉस डेल फाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यही चीज़ हमें इसमें इस्तेमाल यूज़ करनी है। तो इसमें डेल क्रॉस डेल फाई वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसमें जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन थी डेल क्रॉस डेल फाई, वो 0 है, वो हमें इसमें यूज़ करनी है। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें देखो, ये वाली जो टर्म है डेल A1H2H3 डॉट डेल U2 क्रॉस डेल U3 प्लस A1H2H3 डेल डॉट डेल U2 क्रॉस डेल U3। तो इसमें ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो खाली ऊपर ये वाली टर्म ही एज इट इज़ रहेगी, है ना। तो इसको इस टर्म को है हम रीराइट कर लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे, ये हो जाएगा, इस वेक्टर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो E1 कैप A1 इज इक्वल टू डेल A1H2H3 डेल U2 क्रॉस डेल U3, ठीक है। सेकंड टर्म है वो क्या हो जाएगी, ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करना है, डेल क्रॉस डेल फाई इसमें। तो ये टर्म 0 होगी, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें ये इस तरीके से फाइनल ये इक्वेशन ये मिलेगा। अब इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, इसको जो इक्वेशन थी हमारी, ये वाली इक्वेशन E1 इज इक्वल टू H2H3 डेल U2 क्रॉस डेल U3, इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है। E1 की जो ये वाली जो वैल्यू थी लाइन एलिमेंट के फॉर्म में, तो वो उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये वाली जो टर्म है उसको रीराइट कर देंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे उसे, ये हो जाएगा, इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, E कैप A1 इज इक्वल टू E1, ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, इसको इस तरीके से इसमें ऐसे लिख दिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो A1H2H3, A1H2H3, तो ये वाली इक्वेशन है उसको इस तरीके से रीराइट कर दिया। अब डेफिनेशन ऑफ जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर्स फील्ड है उसकी डेफिनेशन के अनुसार, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार वो हमें इसमें यूज़ करना है। जो डेल्टा है उसको क्या लिख सकते हैं, शुरुआत में मैंने बताया था E1 कैप अपॉन H1, है ना। तो वही चीज़ इसमें लिखनी है। तो इसको हम एक्सपांड कर देंगे, तो डेल A1H2H3
तो डेल को हम लिख सकते हैं E∩1H1, है ना। डेल ए फाई के बदले ये टर्म लिख देनी है A1H2H3 अपॉन डेल U1 प्लस E2/H2 डेल A1H2H3 अपॉन डेल U2 प्लस E∩3H3 डेल A1H2H3 अपॉन डेल U3 तो एक्सपांड करके हमें ये मिला है। बस इसको किस में रख देना है, ये जो एक्सपांशन है उसको यहाँ रख देना है ना। तो ये पूरी जो टर्म है उसको रीराइट करेंगे, तो रीराइट करके ये हो जाएगा डेल डॉट E1A1 इज इक्वल टू E∩1H2H3 E∩1H1 डेल A1H2H3 अपॉन डेल U1 प्लस E∩2H2 डेल A1H2H3 डेल U2 प्लस E∩3H3 डेल A1H2H3 अपॉन डेल U3। अब कोई भी ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में E∩1 डॉट E∩1 इज इक्वल टू E∩2 डॉट E∩2 इज इक्वल टू E∩3 डॉट E∩3 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और ठीक है, मतलब उसी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी यूनिट वेक्टर के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन अगर एक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलता है, वो 0 मिलता है। ये ऑर्थोगोनल सिस्टम का है, तो यही चीज़ हमें यहाँ यूज़ करनी है। तो हमें ये जो फाइनल मिलेगा ये डेल डॉट E1A1, तो यहाँ देखो E1 डॉट E1 वाली जो टर्म है वो रहेगी, बाकी क्या हो जाएगी E1 डॉट 0 E1 E∩1 डॉट E2 कैप क्या हो जाता है 0 और E1 कैप डॉट E3 कैप भी क्या हो जाता है 0। तो खाली ये फर्स्ट टर्म रहेगी, बाकी ये दो टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये हमें फाइनल मिलेगा 1/H1H2H3 डेल A1H1 H2H3 डेल U1। इसी तरीके से जो दूसरी टर्म है E∩2A2 इज इक्वल टू उसको सॉल्व करोगे तो वो हमें इस तरीके से ऑब्टेन होगी। इसी तरीके से जो थर्ड टर्म थी E∩3A3 उसको सॉल्व करोगे तो वो हमें इस तरीके से ऑब्टेन होगी। बस इसको जो शुरू की इक्वेशन थी डेल डॉट ए वाली उसमें इसको रख देते हैं। डेल डॉट ए वाली जो इक्वेशन थी इन तीनों को उसमें रख देते हैं, तो हमें ये तो कॉमन है 1/H1H2H3 और इसमें A1H2H3 अपॉन डेल U1 प्लस डेल A2H3H1 अपॉन डेल U2 प्लस डेल A3H1H2 डेल U3। इसको कंपेयर करेंगे, जो इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, जो हम डाइवर्जेंस ऑफ ए की इक्वेशन है, डाइवर्जेंस ऑफ ए की जो इक्वेशन होती है वो यही होती है, सेम होती है 1/H1H2H3 डेल, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे A1H2H3 अपॉन डेल U1 प्लस A2H3H1 अपॉन डेल U2 प्लस डेल A3H1H2 अपॉन डेल U3। तो ये इक्वेशन कोई भी इक्वेशन ले लो, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, तो इसका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही हमें प्रूफ करना था, रिलेट करना था डाइवर्जेंस ऑफ ए को डेल डॉट ए के साथ। इसी तरीके से कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। डेल स्क्वायर फाई, हमने डेल फाई की वैल्यू देखी है, डेल स्क्वायर फाई इन ऑर्थोगोनल
कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमें पता है जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड है उसको डेल फाई इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ा जाता है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, और इसको ऐसे जो डेल है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ई कैप 1/h1 डेल फाई बाई डेल u1 प्लस ई कैप 2/h2 डेल फाई बाई डेल u2 प्लस ई कैप 3/h3 डेल फाई बाई डेल u3। और ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड क्या होता है? वेक्टर फील्ड होता है। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड क्या होता है? यहाँ मैं लिख देती हूँ, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड वो क्या होता है? वेक्टर फील्ड होता है। वेक्टर फील्ड होता है डेल फाई इज इक्वल टू ए। तो ए इज द वेक्टर फील्ड का नोटेशन है। और जो ए कंपोनेंट है उसको कैसे लिख सकते हैं? ए कंपोनेंट को लिख सकते हैं 1/h1 डेल फाई बाई डेल u1 प्लस सॉरी A2 है ना। तो ए के जो कंपोनेंट्स हैं A1 है, ए के जो कंपोनेंट है A1 A2 A3 U1 U2 U3 एक्सेस के लिए, तो उसमें A1 है उसको 1/h1 डेल फाई बाई डेल u1 ऐसे लिख सकते हैं। A2 को 1/h2 डेल फाई बाई डेल u2 और A3 को हम लिख सकते हैं 1/h3 डेल फाई बाई डेल u3। तो अब हमें क्या करना, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है डेल स्क्वायर फाई की। तो डेल स्क्वायर फाई को हम कैसे लिख सकते हैं? डेल डॉट डेल फाई इस तरीके से लिख सकते हैं। और व्हाट इज डेल फाई? डेल फाई इज नथिंग बट द ए। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड, तो ए है, तो ये हो जाएगा डेल डॉट ए। तो इसमें डेल डॉट ए की जो वैल्यू है वो हम रख देंगे, तो वो हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई। तो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू डेल डॉट ए। डेल डॉट ए की वैल्यू है 1/h1 h2 h3, जो हमने अभी ऑब्टेन करी थी वही चीज़ है A1 H2 H3 डेल u1। तो इसमें एक रिलेशन और हमें मिला है कि डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू क्या होता है? डेल डॉट ए होता है A2 H3 H1 अपॉन डेल u2 प्लस डेल A3 H1 H2 डेल u3। अब इसमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है कंपोनेंट ऑफ ए का जो कंपोनेंट है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें मिल जाएगा, ए का कंपोनेंट कौन सा है? A1 A2 और A3। A1 A2 A3 के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगी डेल स्क्वायर फाई की इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ लिख देना है 1/h1 H2 H3। इसमें ये u1 है डेल बाय डेल u1 H2 H3 अपॉन H1 डेल फाई बाय डेल u1 प्लस इसमें आ जाएगा, कुछ नहीं किया है इसमें, यहाँ जो कंपोनेंट्स ए हैं उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। डेल बाय डेल u2 H3 H1 अपॉन H2 डेल फाई बाय डेल u2 प्लस डेल बाय डेल u3 H1 H2 H3 डेल फाई बाय डेल u3 इस तरीके से। तो ये हमें फाइनल डेल स्क्वायर फाई का जो हमने वैल्यू इस तरीके से ऑब्टेन किया है, जो किसके बराबर होता है? डेल डॉट ए के बराबर होता है। और इस इक्वेशन में वही A1 A2 A3 की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है।